नमस्कार साथियों, मैं DS अर्जुन आपका हिंदुस्तान ऑब्जर्वर के एक नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद देश में किस तरह का माहौल है और सरहद के पार पाकिस्तान में किस तरह का माहौल है। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी अपने फेसबुक पेज पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं डाल दूँगा। मैंने उसमें एक बात कही थी कि इस आतंकवादी हमले के बाद कोई ना कोई सेकुलर पाखंडी कैमरे के सामने आएगा और ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आप ये वीडियो देखो पहले। सामने आ रही है कि लोगों को, जो वहाँ पर्यटक थे, उनको पूछा गया कि आपका धर्म कौन सा है, तब जाकर गोली मारी गई। इसके बारे में अभी पक्की खबर नहीं है, अलग अलग खबरें आ रही है। ऐसा जो काफ़ी जो 2-3 वीडियो जो आए उन्होंने ये बताया कि गोली दागने के पहले ऐसा किसने पूछा नहीं था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। ऐसे भी कुछ बातें सामने आई है। अभी धीरे धीरे पूरी जब इस वीडियो में जो शख्स हैं इनका नाम अनिल देशमुख है। ये NCP SP के नेता हैं और यहाँ पर ये उन आतंकवादियों को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। खैर, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि आतंकवादियों को कोई मजहब होता है या नहीं और जितने आतंकवादी हैं वो किस मजहब से आते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे प्लान भी एक्टिवेट हो गया है। जम्मू कश्मीर में कैंडल मार्च निकाली जाती है। सोशल मीडिया पे ये खबर फैलाई जाती है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो टूरिस्टों की किस हिसाब से मदद कर रहे हैं। एक वीडियो और देखो, फिर मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूँ। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए। वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो आपने मीडिया रिपोर्ट देखी, जो अभी आपने वीडियो देखी, इसमें सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं टूरिस्ट के साथ हैं, वो इस जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बहुत खिलाफ है। मगर आप एक चीज़ नोट करना कि जो कैंडल मार्च निकाला गया है इस आतंकवादी हमले के खिलाफ, उसमें इतनी भीड़ भी नहीं है जितना बुरहान वानी के जनाजे में थी। आतंकवादी बुरहान वानी के जनाजे में जितनी भीड़ थी। तो सिर्फ जो ये हो रहा है ना कश्मीर में, ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। सिर्फ इस डर से किया जा रहा है कि सरकार पता नहीं ऐसा कौन सा कदम उठा देगी, कश्मीर का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और सिर्फ इस डर से ये कर रहे हैं कि अगर कश्मीर में टूरिस्ट आना बंद हो गए तो कश्मीरियों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, उनकी कमाई कैसे चलेगी। ये सिर्फ उसी चीज़ की एक रूपरेखा बनाई जा रही है। बहुत से मीडिया हाउस, बहुत से रिपोर्टर, बहुत से यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि ये जो इसे एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर हिंदू मुसलमान जैसा कोई चीज़ नहीं थी और मीडिया रिपोर्ट प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, ठीक है। और जो ये कह रहे हैं कि हिंदू देख के मारा गया, ये सारी झूठी खबरें हैं। तो आप सबको पता है कि क्या हुआ, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मारे गए उनके परिजन कैमरे के सामने रो रो के कह रहे हैं कि नाम पूछा गया, कलमा पढ़ने को कहा गया, उनकी ID चेक की गई, यहाँ तक कि उनकी पैंट उतारकर चेक करने की कोशिश की गई कि वो हिंदू हैं कि नहीं, और हिंदू साबित होने पर उन्हें कत्लेआम कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनकी मानसिकता किस हिसाब की है। यहाँ पर मैं बीजेपी या मोदी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग मोदी की और बीजेपी की बुराई करते करते, उसे नीचा दिखाते दिखाते खुद इतने नीचे जा चुके हैं, गिर चुके हैं कि इन्हें ऐसे सेंसिटिव मामले में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो तक समझ नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा देश आक्रोशित है,
पीड़ित है उतनी ही पीड़ा महसूस कर रहा है अपने हृदय में जितनी वो लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने इस पहलगांव आतंकी हमले में अपने परिजनों को खोया है। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने बाप को खोया, किसी ने अपने जीवन साथी को खोया। उनके दिल से पूछो कि आतंकवाद का मजहब होता है कि नहीं। इन लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया कि वो हिंदू थे। और जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, जो दोबारा से गंगा जमुना तहजीब को प्रमोट कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, इन लोगों को भर भर के व्यूज़ भी मिल रहे हैं। क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो चाहता है कि केंद्र से बीजेपी सरकार चली जाए, मोदी सरकार चली जाए। ये लोग इतने डिस्परेट बैठे हैं कि वो तो चाहते हैं कि कल की जगह आज बीजेपी सरकार चली जाए और किसी ना किसी बहाने से मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट को ये नीचा दिखाना चाहते हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता कि उनकी आगे की मंशा क्या है, बीजेपी के जाने के बाद वो क्या करना चाहते हैं, वो तो वही लोग जाने। मगर उस बीजेपी के रहते इनकी शायद मंशा कामयाब नहीं हो रही है, इसीलिए ये लोग बीजेपी को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसमें ये जो आतंकवादी हमला हुआ है इसमें पाकिस्तानियों का कोई हाथ नहीं है, ये उन लोगों ने नहीं करवाया है। और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये भारतीय गवर्नमेंट की सरकार की नाकामयाबी है और जो आतंकवादी हमले हुए हैं वो कश्मीर के लोकल लोग हैं और लोकल आतंकवादी हैं जो आज़ाद कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनके सुर में सुर मिलाने वाले जो इंडियन लोग हैं और उनको मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, ये सबूत दिखाना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पे देखो, ये आदिल राजा हैं, ये पाकिस्तान के रिटायर मेजर हैं। इन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आसिफ मुसीर ने जो ये इंडिया में आतंकवादी हमला करवाया है वो भी इसलिए कथित तौर पे बलूचियों को हिंदुस्तान ने मदद करी है। इसके खिलाफ अगर यहाँ के बाद इंडिया पाकिस्तान पर कोई अटैक करता है, कोई कार्रवाई करता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये जो बोल रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान के मिलिट्री से रिटायर मेजर हैं। इसके अलावा दानिश करनेरिया हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये कहा अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ नहीं है तो पाकिस्तान के पीएम इसके लिए बोलते क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस हिसाब का माहौल चल रहा है और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान लेने से क्यों बच रहा है। वो काँपा हुआ है इस वक्त, वो बहुत परेशान है कि इंडिया क्या कर देगा। हालांकि इंडिया की तरफ से इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। 2 दिन पहले CCS की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला जो ये इंडस वैली ट्रीटी है उसे स्थगित कर दिया गया है, एक तरह से समझिए कि रद्द कर दिया गया है। इसमें जो नदियां हैं उसका पानी 3 नदियों का पानी पाकिस्तान पे जाता था और 3 नदियों का पानी हिंदुस्तान में आता था। और जो हिंदुस्तान में भी जिन 3 नदियों का पानी आता था उसमें से भी 80% पानी पाकिस्तान में जाता था। और ये जो टोटल पानी जो पाकिस्तान में जाता है इसका इम्पैक्ट ये समझ लीजिए कि जो वहाँ पर कृषि भूमि है उसमें जो सिंचाई होती है उसका 80% तक इसी पानी से सिंचाई होती है। तो अगर इस पानी को बंद कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान का किस हिसाब से बुरा हाल होने वाला है। दूसरा डिसीजन ये लिया कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और यहाँ से पाकिस्तान भारत के साथ 4000 करोड़ रुपए का व्यापार करता था। ये भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसका असर अभी नहीं आपको आगे देखने को मिलेगा। तीसरी जो फैसला ये है, जो वहाँ पर 155 पहले लोग रहते थे उच्चायुक्त में उसे 55 कर दिया था, अब उससे भी घटाकर उनकी संख्या 30 कर दी गई है। चौथी खबर यह है जो सार्क वीज़ा मिलता था, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान सार्क देशों में से तो ये एक दूसरे को वीज़ा देते थे। सार्क वीज़ा रद्द कर दिया गया है इंडिया की तरफ से और जिन लोगों को वीज़ा मिल चुका है वो भी रद्द माना जाएगा। और जितने लोग अभी पाकिस्तानी यहाँ पर हिंदुस्तान में हैं उन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है अपने मुल्क लौटने के लिए। और 5वां फैसला ये है कि पाकिस्तान से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो डिप्लोमेट थे, सलाहकार थे, उन्हें हिंदुस्तान वापस बुला लिया गया है और यहाँ के जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो लोग थे उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है। और आज जो अभी खबर आई है, अब केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जम्मू कश्मीर में रहने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कि वो सारा काम अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है और यकीन मानिए उरी और बालाकोट से कुछ ज़्यादा बड़ा होने वाला है इस बार। और बिहार के जो रैली में पीएम मोदी ने जो बात बोली थी, आप ये वीडियो देखिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने
भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। फ्रेंड्स, टुडे फ्रॉम द soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने इंग्लिश में भी कुछ बातें बोली थी। वो सिर्फ इंग्लिश में बोलकर ये सब दिखाना चाहते थे, पूरी दुनिया को ये समझाना चाहते थे। इंग्लिश में बोलने का मकसद यही था कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि जो हिंदुस्तान करने जा रहा है वो पूरी दुनिया को बता के कर रहा है, और हिंदुस्तान अपने देश पे होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ पूरा सक्षम है, पूरी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। उसे किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद पाकिस्तान में बहुत अलग सा माहौल है, बहुत डर का माहौल है। वहाँ के लोग एटीएम की लाइनों में लगे हुए हैं, पैसा निकाल रहे हैं। मैंने कुछ मीडिया हाउस में देखा है ये कि वहाँ के लोग अपने घर का सामान भर रहे हैं, एटीएम की लाइन में खड़े हैं, पैसा निकाल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं कब युद्ध शुरू हो जाएगा, इसलिए वो अपनी व्यवस्था बना के रख रहे हैं। पाकिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर भारत ने इंडस वैली ट्रीटी को, इस संधि को तोड़ा, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, अपने साथियों से, दूसरे देशों से बात करेंगे, या इसके लिए जो भी उन्हें करना पड़ेगा वो करेंगे। और उन्होंने कहा अगर ये चीज़ इंडिया करता है तो ये युद्ध पैदा करने जैसी स्थिति है। मैं सिर्फ यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये चीज़ इंडिया करता नहीं है, इंडिया ने कर दिया है। आप चेक कर लो, इंडिया ने बोल दिया कि हमने ये संधि तोड़ दी है तो तोड़ दी है, पानी रोक दिया है तो रोक दिया है। अब आपकी बारी, आपको जो करना है करो। इंडिया की सेना, इंडिया के फौज, इंडिया की जनता इंतजार कर रही है कि आप में कितना दम है। आप सिर्फ बोलते रहोगे या कुछ करोगे भी। वहाँ के जो लोग हैं, डिप्लोमेट हैं, जो अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। तोड़ना है तो तोड़ दो। आपने शिमला समझौता तो उसी दिन तोड़ दिया था जब आपने कारगिल पे युद्ध किया था। मैं बताता हूँ एक्चुअली शिमला समझौता है क्या। 1971 में युद्ध हुआ था, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान की 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन अपने कब्जे में कर ली थी। उसके बाद 1972 में शिमला समझौता हुआ था। उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि ये बॉर्डर पाकिस्तान का, ये बॉर्डर हिंदुस्तान का है। करीब 15-16 मैप एक्सचेंज किए गए थे, दोनों के पास एक एक कॉपी हुई रखी हुई है आज भी, ठीक है। और ये शिमला समझौते का कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है कर लो, इसे फाड़ के फेंकना है, आग लगाना है लगा लो। और इसी समझौते में ये हुआ था कि भैया एक हिस्सा ऐसा है कि जहाँ पर ठंडियाँ बहुत होती हैं और हमारे सैनिक भी परेशान होते हैं, आपके सैनिक भी परेशान होते हैं, तो हम इस समझौते में ये भी कर लेते हैं कि ठंडियों में हमारे सैनिक और आपके सैनिक अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे, उस पहाड़ से उतर के नीचे आ जाएंगे, और जैसे ही ठंडियाँ कम होगी
आप भी ऊपर चले जाना, हम भी ऊपर चले जाएंगे। ये एक शिमला समझौते का ही पार्ट है। कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें इस समझौते को तोड़ दिया था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप शिमला समझौता रद्द कर दोगे? आपने रद्द कर दिया है और अब इंडिया की बारी है इस चीज़ के लिए। ठीक है, आपको जो करना है कर लो। भारत को अब जो करना है आतंकवाद के खिलाफ, भारत वो करेगा। नरेंद्र मोदी ने खुले मंच पे बोला है कि जो लोग इस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार हैं, हालांकि उन्होंने हिंदू मुसलमान का नाम नहीं लिया है, उन्होंने सीधा बोला है कि जो लोग इस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार हैं और जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनका इतना बुरा हाल होगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं करी है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ बड़ी खबर आने वाली है। इंडिया यहाँ पर युद्ध स्तर पे तैयारी कर रहा है, इंडिया की सेना रिहर्सल करने लग गई है। उधर पाकिस्तान भी अपनी मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम भी न्यूक्लियर पावर हैं और आप भी न्यूक्लियर पावर हो, लाइक इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो दौर है, न्यूक्लियर पावर कुछ नहीं कर पाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। इंडिया को जो करना है वो करके रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बालाकोट से उरी से कुछ बड़ा होने वाला है और ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन इंतज़ार करो, क्योंकि इस तरह की चीज़ें खबरों में नहीं आती हैं, ये चीज़ें डायरेक्ट होती हैं और बाद में पता चलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। मैं आपको इस पर अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।